जय हिंद साथियों। तो आइए आज का जो दिन है दिसंबर 27, इसके ऊपर जो आज की वीडियो है इसको आइए देखते हैं। जय हिंद। रिमेम्बरिंग मिर्ज़ा गालिब द पोएट ऑफ पोएट्स ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। इनको कवियों का कवि कहा जाता है, मिर्ज़ा गालिब को। तो ये हैं मिर्ज़ा गालिब, और ये एक शायर भी थे। इनके ऊपर बहुत सारी किताबें, फ़िल्में, वेब सीरीज़ और टीवी के प्रोग्राम बने हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं इनके बारे में। वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट उर्दू एंड पर्शियन पोएट मिर्ज़ा असादुल्लाह बैग खान, better known as Mirza Ghalib, was born on December 27, 1797 in आगरा। 27 दिसंबर 1797 को इनका जन्म आगरा में हुआ था। Part of Ghalib's family traced their route to Aibak Turks, who had moved to Samarkand in present day उज़्बेकिस्तान। इनकी जो फैमिली की रूट है वो ऐबक टर्क्स से है, जो समरकंद में चले गए थे। हिज फादर मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान, हु वाज मैरिड टू इज्जत उद निसा बेगम, वाज एम्प्लॉयड बाय रूलर ऑफ लखनऊ एंड हैदराबाद। जो इनके फादर थे वो मतलब एम्प्लॉयड थे लखनऊ और हैदराबाद के रूलर के द्वारा। आफ्टर बैग खान्स डेथ इन अ बैटल इन 1803, गालिब्स अंकल लुक्ड आफ्टर हिम। जब इनके फादर की डेथ हो जाती है एक बैटल में 1803 में, तो इनके जो अंकल होते हैं वो इनका पालन पोषण करते हैं। ये गालिब हैं। गालिब्स बुरा ना मान जो वैज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे जिसे। इनके शेर हैं। फॉलोइंग हिज मैरिज टू उमराव बेगम व्हेन ही वाज 13 ईयर ऑफ एज। जब ये 13 साल के थे तभी इनकी शादी हो गई थी उमराव बेगम से। गालिब मूव टू दिल्ली, और ये दिल्ली चले आए, विच वुड रिमेन हिज होम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो इनके पूरे जीवन पर्यंत इनका निवास स्थान रही। विच गालिब restarted writing poetry before he turned a teenager. Beside Urdu and Persian, he was fluent in Turkish and Arabic. इन्होंने उर्दू और पर्शियन में अपनी राइटिंग शुरू की, और ये फ्लुएंट थे, मतलब अच्छे थे टर्किश और अरबिक लैंग्वेज में भी। इट्स स्ट्रेंज दैट गालिब इनिशियली thought that deep emotion could not be expressed in Urdu and prefer to pen them in Persian instead. ये कह रहे हैं कि जो डीप इमोशन है या जो शेर हैं वो उर्दू में, इनका शुरू का जो मानना था वो ये था कि जो उर्दू है वो ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें कोई इमोशन या शेर निकल सके। तो द राइटर एंड जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह रोट इन आउटलुक मैगजीन इन 2003, फॉर्चुनेटली ही चेंज हिज माइंड इन द टाइम एंड लेफ्ट अ वेरिटेबल ट्रेजर हाउस ऑफ जेम्स। लेकिन बाद में एक 2003 में खुशवंत सिंह ने एक आउटलुक मैगज़ीन में एक आर्टिकल लिखा। उसमें बताया कि इन्होंने बाद में अपना जो माइंडसेट था उसको चेंज कर लिया, और इस तरह से ये कि नवरत्न साबित हुए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये इनकी शेर है। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 टू 15 फरवरी 1869। इनका जन्म और इनका जीवन ही उस दौर में है। पूरा 1797 से लेकर 1869 तक देख सकते हैं। तो इस बीच में जो मुग़ल एम्परर है वो पीक पे जाके डिक्लाइन की तरफ जाता है, और जो 1603 और 1602 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू करती है। पहले बंगाल के वहाँ पर राइट्स लेती है, और फिर मतलब
1857 में आप देखते ही हैं कि बहुत बड़ी क्रांति होती है, जिसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट कहा गया है। तो उसके पहले 1869 तक इन्होंने एक दौर देखा है, तो अपने दौर के ये क्रिटिक भी रहे हैं, जो रूलर थे उनके भी, और या जो ब्रिटिशर्स आए बाद में उनके भी। आइए आगे देखते हैं क्या क्या इनका है। One of the recurring theme in Mirza Ghalib's poem is the idea that life is a continuous painful struggle which ends only with life itself. इनका जो थीम है गालिब की पोएम में और आइडिया है वो ऐसा है कि कंटिन्यूस पेनफुल स्ट्रगल है, मतलब बिना रुका हुआ दर्द और संघर्ष है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। ये तब ख़त्म होता है जब जीवन ही ख़त्म हो जाता है। बिसाइड्स पोइट्री, गालिब रोट regular letter which serve as important historical documents of his time and reveal his sense of humor and mischief। जो उस समय की मिसचीफ होती थी या उस समय की जो हिस्टोरिकल थिंग्स होती थी उनको इन्होंने लिखा है लेटर्स में, जो आज के समय में मदद करती हैं। ऑफन रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ द मुगल इरा, his poem and ghazals have been translated and recited in multiple languages across the globe। इनकी जो गज़ल है या जो पोएम है वो बहुत ही फेमस हुई है across the world। In 1850 he was honored with the title of दाबिर उल मुल्क by Mughal Emperor बहादुर शाह जफ़र सेकेंड। इनको दाबिर उल मुल्क की टाइटल से नवाजा जाता है बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के द्वारा 1850 में। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ मुगल एम्पायर, मिर्ज़ा गालिब वॉज नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ मुगल कोर्ट बट आल्सो द पोएट ट्यूटर टू द एम्परर्स एल्डेस्ट सन प्रिंस फ़खर उद दीन मिर्ज़ा। जो फ़खर उद दीन मिर्ज़ा हैं, जो एल्डेस्ट सन हैं, मतलब बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के सबसे बड़े बेटे हैं। इनके ये ट्यूटर भी थे, मतलब इनको पढ़ाते भी थे, और ये मुग़ल कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर भी थे। द एम्परर आल्सो अपॉइंटेड हिम एज द रॉयल हिस्टोरियन ऑफ द मुग़ल कोर्ट। और इतना ही नहीं, ये रॉयल हिस्टोरियन भी थे, मतलब एक जो दरबारी इतिहासकार भी थे मुग़ल कोर्ट में। फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मिर्ज़ा गालिब स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग। मच ऑफ हिज फेम केम टू हिम posthumously and in his lifetime, despite his best attempt, he could not get the British to restore his full pension। क्या होता है जब मुग़ल डिक्लाइन हो जाता है और ब्रिटिशर्स का एकदम पूरे उत्थान होता है या रेज होता है उनका पावर का, तो इनका जो पेंशन होता है वो भी ब्रिटिशर्स रोक देते हैं, और मतलब इनके बहुत अथक प्रयासों के बावजूद भी ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स रहते हैं वो उनकी पेंशन को अलाउ नहीं करते हैं। गालिब वॉज फॉन्ड ऑफ हिज वाइन एंड वंस जेल्ड फॉर गैम्बलिंग। मतलब ये शौकीन थे वाइन के और एक बार जेल भी गए हैं गैम्बलिंग, मतलब जुआ खेलने की वजह से। व्हेन समवन प्रेज द पोइट्री ऑफ शेख साहबाई, गालिब रिस्पॉन्ड। किसी ने इनके सामने शेख साहबाई का प्रशंसा की तो गालिब ने मतलब जवाब दिया, हाउ कैन साहबाई बी अ पोएट, ही हैज़ नेवर टेस्टेड वाइन नॉर हैज़ ही एवर गेम्बल्ड। ये कह रहे हैं कि वो कैसे कवि हो सकता है, उसने कभी वाइन पिया नहीं है, ना ही उसने कभी जुआ खेला है। ही हैज़ नॉट बीन बीटन विद स्लीपर्स बाय लवर्स, और ना ही किसी लवर्स के द्वारा वो स्लीपर से मारा गया है। नॉर हैज़ ही एवर सीन द इनसाइड ऑफ जेल, ना ही वो कभी जेल के अंदर देखा गया है। तो इस तरह के देख सकते हैं कि इस तरह की फिल्मी अंदाज हैं। गालिब वॉज शार्पली क्रिटिकल ऑफ द ऑर्थोडॉक्स उलेमा एंड एक्सपोज्ड देयर हिपोक्रेसी। अपने समय के जो इनके ऑर्थोडॉक्स उलेमा थे और या उनकी जो हिपोक्रेसी थी उनके ये बहुत बड़े क्रिटिक थे और इन्होंने उनको एक्सपोज किया है कई बार। द थाइवन डूअर, द प्रीचर आर ट्रूली
poles apart. All I know is I saw him enter as I left to depart. Ghalib felt actually the devastation Delhi suffered in 1857. In a letter to a friend in 1861, he wrote, ये 1857 में जो दिल्ली में क्रांति होती है या पैन इंडिया होता है, बहुत तरह के विद्रोह उसमें रहते हैं, सैनिक विद्रोह रहता है, किसान विद्रोह रहता है और सिविलियन का भी विद्रोह रहता है जगह जगह पर। तो इसमें वो देखते हैं और फिर 1861 में एक अपने मित्र को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि द सिटी हैज़ बिकम अ डिज़र्ट, मतलब जो शहर है वो मरुस्थल बन गया है, ये रेत का मतलब ज़मीन हो गई है। बाई गॉड दिल्ली इज़ नो मोर अ सिटी, और ये एक शहर नहीं बचा है बट अ कैंप, परंतु ये कैंप हो गया है। फोर थिंग्स केप्ट दिल्ली अलाइव, द पोर्ट, द डेली क्राउड एट द जामा मस्जिद। ये कह रहे हैं कि 4 चीज़ें दिल्ली को ज़िंदा रखती हैं, किले, डेली क्राउड एट द जामा मस्जिद, जो रोज़ की भीड़ होती है जामा मस्जिद के पास, द वीकली वॉक टू द यमुना ब्रिज, और जो हर हफ्ते यमुना पे चलते हैं लोग या वॉक करते हैं, एंड द ईयरली फेयर ऑफ द फ्लावर सेलर, और जो साल के अंत में जो फ्लावर फूल बेचते हैं उनका मेला। नन ऑफ दीज सर्वाइव, सो हाउ कुड दिल्ली सर्वाइव, अगर ये लोग नहीं सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हैं तो दिल्ली कैसे सर्वाइव करेगी। एस देयर यूज्ड टू बी अ सिटी ऑफ दिस नेम इन द लैंड ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन यद्यपि एक सिटी का नाम रहेगा, वो है लैंड ऑफ हिंदुस्तान, वो मतलब हिंदुस्तान का नाम रहेगा। Ghalib died on February 15, 1869, and the house where he lived in Old Delhi has been turned into Ghalib Memorial, known as Ghalib की हवेली। 15 फरवरी 1869 में इनकी जो डेथ हो जाती है, और जहाँ पे रहते थे ओल्ड दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, उस गालिब मेमोरियल उसे गालिब मेमोरियल में तब्दील कर दिया जाता है, जो पॉपुलरली गालिब की हवेली के नाम से जाना जाता है। इट परमानेंटली हाउसेस गालिब्स एग्जीबिशन, और ये एक तरह से प्रदर्शनी की तरह बना दिया गया है, और वहाँ पे तरह तरह की एग्जीबिशन उन्हीं से रिलेटेड लगाई गई हैं। द ग्रेट पोएट हैड वंस ट्राइड टू फोरकास्ट द ईयर ऑफ हिज डेथ बट वेंट woefully wrong in his guess. Singh wrote, he Ghalib was closer to the truth when he wrote. जो खुशवंत सिंह हैं जिन्होंने इनके ऊपर आर्टिकल लिखा था तो आउटलुक मैगजीन में, तो वो कहते हैं कि ये ऐसे पोएम हैं जो बहुत नज़दीक थे सत्य के, और उसी के बेस्ड पे लिखते थे। लाइफ गैलप्स ऑन एट अ रेकलेस पेस, आई नो नॉट वेयर इट वॉज स्टॉप, द रीन आर नॉट इन माई हैंड्स, माई फीट नॉट इन द स्ट्रप्स। Gifted naturally with the talent of letter writing, Mirza Ghalib and his poem have stood the test of time and are still relevant and highly popular today. जो ये लिखते थे ज़्यादातर तो ये आर्टिकल और पोएम और शेर ही, तो इनके जो पत्र, ये ज़्यादातर पत्र व्यवहार भी करते थे, जो इनके पत्र हैं वो उस समय की जो हिस्ट्री है या अपने समय की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत रेलेवेंट सोर्स हैं इनके आर्टिकल, और आज भी बहुत हाईली पॉपुलर हैं। एवरी कपलेट, एवरी पोएम एंड एवरी सॉन्ग हैज़ अ डीपर मीनिंग अटैच टू इट विच नीड्स कंटेम्पलेशन एंड डीप ऑब्जर्वेशन टू बी अंडरस्टूड फुली। इनकी हर एक शेर, हर एक पोएम और हर गीत या हर इनकी जो शायरी है वो उसकी एक बहुत गहरी अर्थ है, और गहरी ऑब्जर्वेशन से समझ में आएगी। मिर्ज़ा गालिब might not be achieved the fame and glory that he deserved during his lifetime, but he has become immortal because of his poem and writings. Mirza Ghalib's poem are probably the best life coach that could ever exist.
ये मतलब इनकी पोएम एक लाइफ कोच की तरह से है, जो लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये देख सकते हैं, ये आज़ादी के बाद 20 पैसे का इनको एक तरह से ऑनर और इनका सम्मान करने के लिए ये 1797 से 1859 के बीच में इनके जो जीवन है उसके ऊपर ये 20 पैसे का भारत सरकार ने इशू किया था, और इनकी यहाँ पे इमेज भी है। सम ऑफ द मिर्ज़ा गालिब्स फेमस कपलेट्स। अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इनकी कपलेट्स हैं। न था कुछ तो खुदा था कुछ, ना होता तो खुदा होता, दुबाए मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता। इनकी जो राइटिंग्स है वो ये पर्शियन, अरबिक, उर्दू और आगरा के थे, तो जो वहाँ की लैंग्वेज है और दिल्ली के आसपास की जो लैंग्वेज है उसका सबका इनके शेर में एक तरह से उसका झलक दिखाई देता है। और इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये बहुत बार आप लोगों ने फिल्मों में भी सुना है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जब लगा था तीर तब इतना दर्द ना हुआ गालिब, जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथ में। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहब को दिल ना देने पे कितना गुरूर था। किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो, गालिब ने हंसकर कहा जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। इनका शायराना अंदाज और जो इनका आउटस्टैंडिंग पोइट्री है वो इनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें दिखाई देती है, इनके अंदाज में, इनके नज़रिए में। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। मैं नादान था जो वफ़ा को तलाश करता रहा गालिब, या न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफ़ा हो जाएगी। दिल ही तो है ना संग वो किस्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कि हमें सताए क्यों। फ़कत बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब, कुछ नादानियाँ भी किया करो जवान रहने के लिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये अभी ऊपर आप लोगों ने देखा ही। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। गमे हस्ती का असद किस से हो जुज मर्ग, इलाज सम हर रंग में जलती है सदर होने तक। ये इनकी पर्शियन, अरबिक और जो इनका जो रूट था टर्क, उसका भी इसमें दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ही जो जैसे असद है, सहर है, सम, ये सारे वर्ड देखने को मिलते हैं। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वैज़, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकलें। कितना खौफ होता है रात के अंधेरे में जाकर पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। अब देखिए कितनी डीप है कि बहुत कितना खौफ होता है रात के अंधेरे में, तो उनसे जाके पूछो जिन परिंदों के घर नहीं होते, या जिन कोई या कोई भी व्यक्ति विशेष को ले लीजिए जो फुटपाथ पे। अभी यार आप रात में एक बार देखिए दिल्ली के फुटपाथ पे कितने लोग सर्दियों में ऐसे बिना ज़्यादा किसी गर्म कपड़ों के वैसे ही रहते हैं। तो उनसे रात और उनसे ठंड की परिभाषा अच्छे से पता की जा सकती है। नसीब के बारे में इन्होंने बताया है, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब,
नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अब यहाँ पर भी इन्होंने एक बहुत ही डीप और अपनी नज़रिया पेश किया है कि मतलब अगर आप बहुत लोग जो लकीर या वो भाग्य पे विश्वास करते हैं तो उनके लिए बताया है कि उनका क्या, जिनके हाथ नहीं होते तो उनके भी तो नसीब होते ही हैं। तो एक तरह से यहाँ पे जैसे कबीर का देखते हैं हम लोग, तो उस तरह का यहाँ पे दिखाई देता है। ये आप देख लीजिएगा। ताउम्र बस एक यही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नीयत साफ रखिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कितनी डीप लाइन है। और ये इनकी और सारी कुछ हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसे। मैं बहुत यहाँ से स्लाइड बहुत धीरे चला दे रहा हूँ। ये एकदम डीप है, कुछ ना कुछ आपको सिखाएगी। और ये गालिब का म्यूज़ियम है जो ओल्ड दिल्ली में है, जो पहले यहाँ जो रहते थे उसी को अब कन्वर्ट कर दिया गया है। और इनके ऊपर किताब भी लिखी गई है। उनके लेटर्स को एक सिलेक्टेड पोएम और लेटर को किताब में तब्दील किया है। और इनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, जैसे ये एक फिल्म बनी है, देख सकते हैं आप। गालिब एंड हिज वर्क हैव हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनका एक स्ट्रॉन्ग जो इन्फ्लुएंस है वो है। देयर हैव बीन मेनी मूवीज़ एंड टीवी शोज बेस्ड ऑन हिम दैट हैव रिसीव वाइड स्प्रेड क्रिटिकल अक्लेम। बहुत सारे मूवी, टीवी शोज इन्हीं के जीवन पर या इनके जो गज़ल हैं, जो शेर हैं, जो पोएम, इनकी जो पोइट्री है उसी पे बेस्ड हैं। He was also could a massive influence on the theater scene in India and Pakistan। और इनका जो मैसिव इन्फ्लुएंस है इंडियन थिएटर पर है और जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी इनका जो छाप है वो देखने को मिलता है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।